नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है कानपुर के रहने वाले अजितेश की। हम अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका अंजाम सोच पाना भी मुश्किल होता है। इस चर्चा में हम काकतंत्र नाम के एक श्राप के हर एक फेज को बारीकी से डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक गलत अलौकिक समझौते ने पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आगे बढ़ने से पहले जरा इस खौफनाक चेतावनी पर गौर कीजिए। कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। ये कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसे बस डराने के लिए लिख दिया गया हो। ये दरअसल उस रहस्यमयी तांत्रिक की सीधी चेतावनी थी जिसने अजितेश के साथ वो सौदा किया था। एक ऐसा कर्ज जिसे चुका पाना सच कहूं तो नामुमकिन था। ये चेतावनी हमें शुरू में ही बता देती है कि हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं ना, वहां सॉरी बोलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो चलिए इस पूरी केस स्टडी को समझने के लिए इसके पहले चरण से शुरुआत करते हैं। इसे हम कहेंगे एक हताश समझौता। अब देखिए, कोई भी इंसान अचानक से काले जादू की तरफ नहीं मुड़ता। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अजितेश की हालत देखिए। कानपुर में एक छोटा सा कपड़े का बिजनेस जो बुरी तरह डूब रहा था। सिर पर कर्जे का पहाड़ और घर में पति पत्नी के बीच बस एक डरावनी खामोशी। और दूसरी तरफ उसका अपना सगा बड़ा भाई सुरेश, लखनऊ का एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन, जो जब भी आता बस ताने मारता और नीचा दिखाता। अब आप खुद सोचिए, ईर्ष्या, हताशा और खुद को कमजोर समझने की इसी भावना ने अजितेश के दिमाग को इतना खोखला कर दिया कि वो इन अंधेरे रास्तों के लिए एकदम परफेक्ट शिकार बन गया। और बस इसी हताशा के बीच एंट्री होती है काकतंत्र की। अब इसे कोई आम जादू टोना समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक बेहद खतरनाक और प्राचीन विद्या है। इस तंत्र में कौवों को सिर्फ एक पक्षी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें हमारे पितरों यानी हमारे पूर्वजों का सीधा मैसेंजर माना जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये कौवे जिंदा लोगों और मुर्दों की दुनिया के बीच का एक दरवाजा हैं। मतलब अगर आप इस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सीधे तौर पर मौत के पार बैठी ताकतों से एक कनेक्शन जोड़ रहे हैं जो किसी भी एंगल से सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी ताकत मुफ्त में तो मिलेगी नहीं। इसकी कीमत वो इतनी खौफनाक थी कि सुनकर सिहरन पैदा हो जाए। शर्तें बिल्कुल साफ और खून से सनी थी। रोज सुबह बिना नागा किए अपनी उंगली काटना, उस ताज़े खून को दाने में मिलाना और उन कौवों को खिलाना, बिना एक भी दिन चूके। इस तंत्र ने पहले ही दिन बता दिया था कि यहां कोई ईएमआई या बाद में पेमेंट करने का सिस्टम नहीं है। आपको रोज अपनी जान का एक हिस्सा दांव पर लगाना ही होगा। अब आते हैं इस खौफनाक कहानी के दूसरे चरण पर। इसे हम कह सकते हैं कंट्रोल का भ्रम या झूठी तसल्ली। होता क्या है ना, अचानक मिली सफलता एक बहुत बड़ा जाल बुन देती है। जहां कल तक कर्जे का पहाड़ था, वहीं अब 3 साल से अटकी हुई एक बड़ी बिजनेस डील रातों रात पास हो जाती है। अचानक से अथाह पैसा आने लगता है। अजितेश एक नया आलीशान घर खरीद लेता है और सालों बाद उसकी पत्नी सुनीता के चेहरे पर आखिरकार एक सच्ची मुस्कान लौट आती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ सेट हो गया। लेकिन रोज सुबह अपना खून देने की जो भयानक कीमत वो चुका रहा था, उसके सामने ये सारा पैसा और आलीशान घर सिर्फ एक धोखा था, एक झूठा एहसास जिसने उसे पूरी तरह से बेपरवाह बना दिया। यहीं पर आता है इस श्राप की टाइमलाइन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो पॉइंट जहां इंसान का अहंकार अलौकिक ताकतों को चुनौती देने लगता है। नियम तोड़ने के पहले ही दिन अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त अजितेश सुबह कौवों को दाना खिलाना भूल जाता है। फिर दूसरे हफ्ते का क्या होता है? ये रोज का खौफनाक अनुष्ठान बस हफ्ते में एक बार की आदत बनकर रह जाता है। और 1 महीना बीतते बीतते अपने पैसों के अहंकार में अंधा होकर वो इसे पूरी तरह से बंद कर देता है। यही वो सबसे घातक पल था जब उसने अपनी सुख सुविधाओं के नशे में उस खौफनाक अलौकिक कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा के लिए धज्जियां उड़ा दी। और अब शुरू होता है कहानी का तीसरा चरण, अपशगुन और चेतावनियां। जो नियम टूटे थे, अब उनका हिसाब चुकता होने का वक्त आ गया था। नियम टूटने के दूसरे महीने में ही इसके भयानक नतीजे सामने आने लगे।
एक अकेला कौवा रोज सुबह उसकी कार पर आकर बैठता और जोर जोर से चीखने लगता। तीसरे महीने में तो हद ही हो गई, घर के दरवाजे पर मरे हुए कौवे मिलने लगे। चौथे महीने में अचानक उसके सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया और उसके गोदाम में भीषण आग लग गई। 5वें महीने तक हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना वो नया आलीशान घर छोड़कर वापस उसी पुराने खस्ताहाल घर में लौटना पड़ा। लेकिन इस बार वो घर खाली नहीं था। वो घर अब खामोश, एकटक घूरते हुए कौवों की एक खौफनाक भीड़ से घिरा हुआ था। ये साफ दिखाता है कि कैसे वो सुपरनेचुरल चेतावनियां पल भर में सीधी बर्बादी में बदल गईं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे डरावने और आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज 4, जब श्राप सब कुछ निगलने लगता है। काले जादू या ऐसे किसी भी श्राप की सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? इसकी कीमत अक्सर उन बेगुनाहों को चुकानी पड़ती है जिनका इस पूरे सौदे से कोई लेना देना ही नहीं था। अजितेश का 15 साल का बेटा, जो बिल्कुल नॉर्मल था, वो अचानक से एकदम खामोश हो गया। अगर कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता तो वो जानवरों की तरह आक्रामक होकर गुर्राने लगता। वो बस दिन रात अपनी कॉपियों में पागलों की तरह काले कौवे बनाता रहता, इतनी बेरहमी से कि क्रेयॉन रगड़ रगड़ कर उसके हाथ पूरी तरह काले पड़ चुके थे। ये साइकोलॉजिकल बदलाव इतने भयानक थे कि किसी की भी रूह कांप जाए। ये सब देखकर अजितेश पूरी तरह से टूट गया और पागलों की तरह मदद मांगने वापस उसी तांत्रिक के पास दौड़ा। लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो देखता है कि जिस तांत्रिक ने उसे ये खतरनाक विद्या सिखाई थी, वो खुद अपनी झोपड़ी में अधमरा पड़ा है। उसके पूरे शरीर पर चोंच और पंजों के गहरे खौफनाक निशान थे। मतलब काले जादू का वो सबसे ताकतवर मास्टर भी खुद अपनी ही जगाई हुई ताकतों का शिकार बन चुका था। और तब उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए जो कहा, उसने अजितेश की बचने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने कहा, मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है। वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। ये बात एकदम पक्की थी कि अब सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब कोई माफी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ तबाही तय थी। इसके बाद श्राप ने अपना वो खौफनाक चरम रूप दिखाया जिसका सामना करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बेटे को अचानक भयानक दौरे पड़ने लगे, बिल्कुल किसी तड़पते मरते हुए कौवे की तरह। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और चेहरा रहस्यमयी तरीके से काला पड़ने लगा। और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ शारीरिक रूप से बदलकर एक कौवे की चोंच जैसे होने लगे। पूरी तरह से अपना काबू खोकर उसने अपने ही पिता अजितेश पर एक खूंखार हमला किया और उसकी जान ले ली। उसी पल, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहे हों, सैकड़ों असली कौवे घर में घुस आए और अजितेश के शरीर पर टूट पड़े। उस श्राप ने अपने कर्ज का एक एक कतरा खून के रूप में वसूल कर लिया था। आज की तारीख में अजितेश का वो घर पूरी तरह से एक खंडहर बन चुका है। वहां कोई भूल कर भी नहीं जाता। लेकिन एक आंकड़ा है जो आज भी लोगों में सिहरन पैदा कर देता है, 100। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि आज भी उस वीरान बर्बाद हो चुके घर के ऊपर 100 से ज्यादा कौवों का एक झुंड लगातार मंडराता रहता है। ये झुंड और कुछ नहीं बल्कि उस टूटे हुए समझौते और काकतंत्र की उस कभी न खत्म होने वाले भूख का एक जीता जागता स्मारक है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस पूरी घटना में असली खौफ काकतंत्र के उस काले जादू का था, या फिर इंसान के उस लालच और अहंकार का जो अपनी सहूलियत के लिए ये मान बैठा था कि वो अलौकिक शक्तियों को भी धोखा दे सकता है। रातों रात कामयाबी पाने के शॉर्टकट्स कितने भयानक और जानलेवा हो सकते हैं, ये केस स्टडी उसका सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।